हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था एम्पलीफायर का वर्किंग क्या होता है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, अर्थात ये क्या काम करता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो हमने देखा था कि हम लोग एम्पलीफायर्स को ट्रांजिस्टर्स की सहायता से बना सकते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर्स में 3 टर्मिनल्स होते हैं, इसलिए हम लोग ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस को समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देखें, वहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस से रिलेटेड तमाम जानकारी मिल जाएगी। देखते हैं, उसमें हमने देखा था कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस होता है ट्रांजिस्टर्स का, वो मोस्ट वाइडली यूज होता है। तो उसी कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग एक एम्पलीफायर बनाएंगे जिसका नाम है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये एम्पलीफायर। अर्थात ये एम्पलीफायर बनाने के लिए हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस को करेंगे। जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात इसमें इमीटर्स टर्मिनल कॉमन होगा इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्पलीफिकेशंस का काम करता है, अर्थात ये लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स को हाई एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो एम्पलीफायर्स 3 प्रकार के होते हैं: कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स और कॉमन बेस एम्पलीफायर्स। ट्रांजिस्टर्स के कॉन्फ़िगरेशंस भी इसी प्रकार से हैं। कॉमन इमीटर्स कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स बनता है, और जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो कॉमन बेस एम्पलीफायर्स बनेगा। देखते हैं हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस जब करते हैं तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स कैसे बनता है और किस प्रकार से ये वर्किंग को करेगा। तो आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स का मुख्य 2 टाइप्स हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो उसमें से हम लोग पहला टाइप एनपीएन ट्रांजिस्टर्स को देखते हैं, और इस ट्रांजिस्टर से हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करके हम लोग कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स को बनाएंगे और इसके वर्किंग को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स के सिंबल में इस प्रकार से होता है, एनपीएन में एरो बाहर की ओर होता है इस प्रकार से, और इस टर्मिनल्स को बेस कहते हैं, इसको इमीटर, और इस टर्मिनल्स को कलेक्टर कहते हैं। अब इस प्रकार से हमको एक इनपुट सर्किट चाहिए और एक आउटपुट सर्किट चाहिए। तो इधर मेरा इनपुट सर्किट होगा, इस साइड में इनपुट होगा और इस साइड में आउटपुट होगा। अब यहाँ से हम लोग लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स को देंगे तो यहाँ हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल्स कन्वर्ट हो जाएगा और हमको ऑब्टेन करेंगे, हमको मिलेगा। तो इसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स, अर्थात इसमें इमीटर टर्मिनल्स इनपुट और आउटपुट के लिए कॉमन है। अब देखते हैं किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेस इमीटर जंक्शन से, ये बेस इमीटर वाला भाग है, इसको हम लोग फॉरवर्ड बेसिंग करते हैं, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर से, अर्थात कलेक्टर और इमीटर्स एन टाइप्स का होगा। इस प्रकार से हम लोग ये एन टाइप्स का है, इसलिए इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और बेस पॉजिटिव टर्मिनल से, इसलिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग इनपुट सिग्नल को अप्लाई करेंगे। इनपुट सिग्नल्स एसी में हो सकता है, इसलिए हम लोग एसी को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर एसी करंट्स होगा, ये एसी सिग्नल्स होगा। यहाँ पर हम एसी सिग्नल्स को अप्लाई करेंगे इस दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव। चूँकि ये वोल्टेज बेस और इमीटर्स के बीच ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए इस वोल्टेज को वोल्टेज ऑफ इमीटर बेस वोल्टेज कहते हैं। और इस प्रकार से ये आउटपुट सर्किट है, और यहाँ पर हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। चूँकि ये इमीटर्स और कलेक्टर्स के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग
इमिटर्स को फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। अर्थात आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इमिटर और कलेक्टर्स दोनों एन टाइप्स का है, इसलिए हम लोग इमिटर्स को फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 2 या 3 सेल्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि एक बैटरी बन जाएगा। क्योंकि ये वोल्टेज इमिटर और कलेक्टर के बीच ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए इस वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर वोल्टेज कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से इस टर्मिनल्स और इस टर्मिनल्स के एक्रॉस हमको आउटपुट ऑब्टेन होगा। आउटपुट सिग्नल, और यहाँ पर हम लोग इनपुट को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब हम लोग इनपुट सिग्नल को अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन होगा। अर्थात इस टर्मिनल्स के एक्रॉस हम लोग, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है कि ये इनपुट सिग्नल्स यहाँ पर अप्लाई होगा, तो इस प्रकार से जब हम लोग इनपुट सिग्नल्स को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल्स ऑब्टेन होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, अर्थात वो एम्पलीफाई हो जाएगा। और एम्पलीफायर्स का वर्किंग एम्पलीफायर्स करता है। अर्थात इस प्रकार से ट्रांजिस्टर्स को यदि जोड़ते हैं तो ये जो सर्किट बन रहा है ये एम्पलीफायर्स की तरह वर्किंग को करेगा। यहाँ पर इनपुट सिग्नल्स को देंगे तो यहाँ पर आउटपुट ऑब्टेन होगा। तो अब हम देखते हैं इसका वर्किंग के बारे में, कि कैसे ये वर्किंग करता है और कैसे ही एम्पलीफिकेशन करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पर कैसा करंट ऑब्टेन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इमिटर्स टर्मिनल से, ये कलेक्टर्स टर्मिनल से और ये बेस टर्मिनल है। अर्थात इस प्रकार से इसमें करेंट्स का इमिटर से करंट पास होता है और कलेक्टर और बेस से करंट निकलता है। इसलिए हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ से किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी जगह से जो करंट जाता है वहाँ पर निकलने के बराबर होता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ I इज इक्वल टू IB प्लस IC। अर्थात इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर से जो करंट पास होगा, इमिटर से जो करंट जाएगा वह करंट बेस और कलेक्टर से निकलेगा। अर्थात यहाँ इमिटर से जितना ही करंट ट्रांजिस्टर्स में घुसेगा वही करंट बेस और कलेक्टर से बाहर निकलेगा। इस इमिटर से जितना करंट घुसेगा उतना ही करंट बेस और कलेक्टर से बाहर निकलेगा। यदि इमिटर्स करंट ज़्यादा है तो बेस और कलेक्टर्स करंट का योग ज़्यादा होगा, अगर इमिटर्स करंट कम है तो बेस और कलेक्टर्स करंट कम होगा। अर्थात इमिटर्स करंट बराबर है बेस करंट और कलेक्टर्स करंट के योग के बराबर। तो इस किरचॉफ्स लॉ से हमको ये इक्वेशन मिल गया। तो अब हम देखते हैं आउटपुट वोल्टेज या फिर कलेक्टर वोल्टेज। चूँकि आउटपुट सिग्नल से यहाँ पर कुछ वोल्टेज ऑब्टेन होगा तो इसको हम लोग आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट और कलेक्टर वोल्टेज इसको हम लोग V0 से डिनोट करते हैं। ये होगा आउटपुट और कलेक्टर वोल्टेज होगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके यदि मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस RL है, अर्थात ये लोड रेजिस्टेंस ऑफ लोड को दिखा रहा है, ये RL है इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ऑब्टेन हो रहा है इसका हम लोग वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर्स करते हैं और मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज यदि VCE है। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, इसलिए यह वोल्टेज यहाँ पर से जब करंट पास होगा तो यहाँ पर कुछ कम हो जाएगा। अर्थात इस रेजिस्टेंस के कारण इस टर्मिनल्स और इस टर्मिनल्स में वोल्टेज चेंज हो जाएगा, यहाँ से वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो वोल्टेज कम होगा उसको हम देखते हैं किस प्रकार से होता है।
VCE माइनस ICRL। अर्थात हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब इससे करंट पास होगा, तो फिर चूंकि आप देख रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर से, इसलिए इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इस प्रकार से इसमें करंट का डायरेक्शन इधर से होगा, अर्थात कलेक्टर और बेस से जो करंट पास होगा वो इमीटर से निकलेगा, अर्थात कलेक्टर्स करंट प्लस बेस करंट, इन दोनों का योग इस इमीटर्स करंट के बराबर होगा, जिसे कभी इस इक्वेशन में देख रहे हैं। तो चूंकि अगर मान लेते हैं कि कलेक्टर से जो करंट है वो IC है, अर्थात यहाँ पर से जो करंट पास हो रहा है वो IC है, इसमें करंट IC है, तो फिर ये करंट यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी करंट IC है, तो फिर इस रेजिस्टेंस R है, RL। तो यहाँ पर से जो वोल्टेज कम होगा, अर्थात यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कम होगा इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में, वो वोल्टेज होगा ICRL। यहाँ पर इस टर्मिनल में जो वोल्टेज कम होगा वो होगा ICRL, अर्थात करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, जिससे कि आप जानते हैं कि V = IR होता है, अर्थात वोल्टेज = करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसलिए यहाँ पर से रेजिस्टेंस कम हुआ वो ICRL होगा। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये वर्किंग को करेगा और किस प्रकार से इसमें एम्प्लीफिकेशन होगा। तो इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि V0 = VCE, अर्थात वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमीटर माइनस ICRL होता है। तो फिर मान लेते हैं कि जब ये इनपुट सिग्नल्स का करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन से होगा, अर्थात जब करंट इधर से पास होगा, क्योंकि ये इनपुट सिग्नल्स AC है, इसलिए हो सकता है कि एक बार करंट का डायरेक्शन इधर से हो। तो जब करंट का डायरेक्शन इधर से होगा तो बेस और इमीटर्स फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, बेस और इमीटर्स का जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, और जब फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा तो फिर इमीटर्स करंट में इंक्रीजमेंट होगा। तो इस कारण से इमीटर्स करंट में इंक्रीजमेंट होगा। और जिस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि जैसे ही इमीटर्स करंट में इंक्रीजमेंट होता है तो कलेक्टर करंट में भी इंक्रीजमेंट होगा, अर्थात चूँकि यहाँ पर जब बेस करंट में ये जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है, अर्थात जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा इस दिशा में, तो बेस इमीटर्स फॉरवर्ड बायसिंग होगा, और फॉरवर्ड बायसिंग होने के कारण इमीटर्स करंट में इंक्रीजमेंट होगा, अर्थात इसका वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे ही इसका वैल्यू बढ़ेगा तो कलेक्टर्स करंट का भी वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे ही कलेक्टर करंट का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पर कलेक्टर करंट का वैल्यू बढ़ेगा, तो आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि IC का वैल्यू बढ़ता है तो इस टर्म्स का ये जो टर्म है इसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। चूँकि IC बढ़ा है तो फिर इसका प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़ेगा, और जब इसका प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा तो फिर ये V0 में डिक्रीजमेंट होगा, अर्थात जब IC बढ़ता है तो इसका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, और जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इस कारण से V0 अर्थात कलेक्टर वोल्टेज में डिक्रीजमेंट होगा, अर्थात जब करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन से होगा तो फिर करंट का डायरेक्शन इस दिशा में होगा तो आउटपुट सिग्नल या फिर आउटपुट और कलेक्टर वोल्टेज में डिक्रीजमेंट होगा। और जब देखते हैं कि यदि इस करंट का डायरेक्शन बदल जाता है, अर्थात जब करंट इधर से पास होगा, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि बेस और इमीटर्स रिवर्स बायसिंग हो जाता है, बेस और इमीटर्स का जंक्शन रिवर्स बायसिंग हो जाता है, और इसलिए इमीटर्स करंट में डिक्रीजमेंट होगा, और जैसे ही इमीटर्स करंट में डिक्रीजमेंट होगा तो इस इक्वेशन से कलेक्टर करंट में भी डिक्रीजमेंट होगा। और जब IC अर्थात यहाँ पर
कलेक्टर करंट में डिक्रीजमेंट होगा तो फिर इसका प्रोडक्ट अर्थात ICRL में भी डिक्रीजमेंट होगा, और जब इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ये कम हो जाएगा, अर्थात जब इसका ICRL का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो V0 इंक्रीज करेगा। अर्थात आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि जब करंट का डायरेक्शन ये AC इनपुट सिग्नल्स जो है, इस इनपुट सिग्नल्स या अप्लाइड वोल्टेज इनपुट सिग्नल्स, जब इनपुट सिग्नल्स की करंट का डायरेक्शन इधर होता है तो फिर यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज में आउटपुट सिग्नल या फिर वोल्टेज दोनों यहाँ पर एक ही चीज़ है, जो अगर सिग्नल्स देंगे सिग्नल्स भी रहेगा, उसको वोल्टेज होगा और आउटपुट वोल्टेज भी होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जब यहाँ पर इनपुट सिग्नल्स के करंट का डायरेक्शन इधर होता है तो आउटपुट वोल्टेज का जो है वैल्यू कम हो जाता है, अर्थात जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो फिर यहाँ पर इस टर्मिनल्स में आउटपुट वोल्टेज कम होगा, और जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो फिर इसका वैल्यू में इंक्रीजमेंट होगा। इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच एक ग्राफ को बना सकते हैं, अर्थात इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। इनपुट सिग्नल्स के लिए इस प्रकार से होगा, पहले पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव, अर्थात ये इनपुट है तो आउटपुट इस प्रकार से आएगा। अर्थात जब इसका डायरेक्शन इस दिशा में है, पॉजिटिव डायरेक्शंस में है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि करंट के डायरेक्शन इधर में पॉजिटिव में है तो अब इसका वैल्यू डिक्रीज होता है, अर्थात ये नेगेटिव पहुंच जाता है, और जब ये नेगेटिव पहुंचता है तो ये पॉजिटिव पहुंच जाता है, अर्थात ये इनपुट और ये आउटपुट। अर्थात आप देख रहे हैं कि इनपुट, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच पाई का फेज डिफरेंस है, इनपुट और आउटपुट के बीच पाई का फेज डिफरेंस है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।